नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा दावा, किसान कानूनों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद देंगे इस्तीफा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा बंगाल चुनाव का। पुराने और नए नेताओं के बीच हो रही है कलह और भाजपा की बढ़ रही है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, बंगाल में भाजपा में फूट के संकेत सामने आ रहे हैं। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राकेश टिकैत की केंद्र को धमकी, बॉर्डर खाली कराने का दुस्साहस ना करे सरकार, उन्हीं की भाषा में जवाब मिलेगा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन के चलते बंगाल में भाजपा को नुकसान हो सकता है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राकेश टिकैत का दावा, किसान कानूनों के खिलाफ होगा बीजेपी सांसद का इस्तीफा। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने दावा किया है कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद किसान आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा देगी। हालांकि टिकैत ने कथित बीजेपी सांसद के नाम की जानकारी नहीं दी। टिकैत ने कहा कि जितने बीजेपी के सांसद हैं उतने दिन यह आंदोलन होगा। टिकैत के इस आंदोलन के बाद अटकलों का दौर शुरू हो गया है। कई जानकारों का मानना है कि पश्चिमी यूपी का कोई बीजेपी सांसद इस्तीफा दे सकता है। कुछ लोगों का मानना है यह शुरुआत हरियाणा या पंजाब का हो सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार टिकैत ने कहा कि वह संसद पर मंडी बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है कि हम कहीं भी फसल बेच सकते हैं, किसी भी दाम पर बेच सकते हैं। ऐसे में जहां पर कृषि के कानून पास किए गए हैं, उसी संसद के बाहर किसान फसल बेचेंगे, क्योंकि वहां पर तो एमएसपी की गारंटी मिल जाएगी। टिकैत ने दावा किया कि वह किसानों से कह रहे हैं कि वह अपनी फसल लेकर सीधे दिल्ली लेकर आएं और संसद पर बेचें, ताकि उन्हें सही दाम मिल सके। किसान नेता ने दावा किया है कि वह पश्चिम बंगाल में भी जाकर किसान पंचायत करेंगे। उन्होंने दावा किया कि चुनावी राजनीतिक या वोट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वह जाकर किसानों को जागरूक करेंगे। साथ ही वह किसानों को यह भी बताएंगे कि कौन सी सरकार उनके हित में है। भाजपा नेता ने दावा किया कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाएंगे और एमएसपी का कानून नहीं बनेगा, तब तक हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव, पुराने और नए नेताओं के बीच हो रही कलह ने बढ़ाई भाजपा की चिंता। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में केवल 3 सप्ताह रह गए हैं और ऐसे में भाजपा में जारी अंदरूनी कलह पार्टी के लिए चिंता का सबब बन गई है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरे दमखम से जुटी है, तो दूसरी तरफ पार्टी के पुराने नेताओं और नए शामिल हुए नेताओं में बंटवारे समेत कई मुद्दों पर खींचतान शुरू हो गई है। पिछले कुछ वर्षों में बंगाल में जनाधार और वोट प्रतिशत में इजाफा करने वाले भगवा दल ने दूसरे दलों के नेताओं के लिए भी दरवाजे खोल दिए हैं। चुनावी रणनीति के तहत कई अन्य दलों के वरिष्ठ नेताओं ने भी बंगाल में भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा के सूत्रों ने कहा कि कई ऐसे वरिष्ठ नेता भी भगवा दल में शामिल हुए हैं, जिनके साथ पार्टी के पुराने नेताओं की उनके प्रतिद्वंदी दल में रहने के दौरान तनातनी रही थी। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक इस रणनीति को अपनाने से पार्टी को शुरू में फायदा मिला, जिसने तृणमूल कांग्रेस को डूबता जहाज करार दिया था। हालांकि बाद में यह पार्टी में अंदरूनी कलह का कारण बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि इससे भाजपा के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की छवि को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि पार्टी में शामिल होने वाले कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी ने हाल ही में अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए बड़े स्तर पर नेताओं को शामिल करना बंद कर दिया। हालांकि तब तक नुकसान हो चुका था। साथ ही अब पार्टी को राज्य की 294 सीटों के लिए उचित उम्मीदवार का चयन करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि करीब 8000 लोग उम्मीदवारी का दावा ठोंक रहे हैं। भाजपा नेता ने दावा किया, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि दूसरे दलों के नेताओं को शामिल करने के बाद ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। रोजाना पार्टी के पुराने नेताओं और नए शामिल हुए नेताओं में अंदरूनी कलह की बात सुनाई देती है। हमें चिंता है कि उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होने के बाद यह असंतोष और बढ़ सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल की भाजपा इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने जोर दिया कि इस समय पार्टी के आधार को विस्तार देने के लिए यह जरूरी था। घोष ने कहा, भाजपा एक बड़ा परिवार है, जब परिवार बढ़ता है तो इस तरह की चीजें होती हैं। अगर हम अन्य दलों से नेताओं को शामिल नहीं करते तो पार्टी का विस्तार कैसे होगा? सभी को पार्टी के नियमों का पालन करना होगा, कोई भी पार्टी से ऊपर नहीं है। भाजपा के सूत्रों ने बताया कि प्रदेश के कई नेताओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अन्य दलों से कुछ निश्चित नेताओं को पार्टी में शामिल किए जाने को लेकर निराशा जाहिर की थी। पिछले कुछ महीनों में प्रतिद्वंदी दलों से हजारों कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस के 19 विधायकों समेत 28 विधायक भगवा दल का दामन थाम चुके हैं। राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद भी भाजपा के पाले में जा चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत की केंद्र को धमकी, बॉर्डर खाली कराने के दुस्साहस न करे सरकार, उन्हीं की भाषा में जवाब मिलेगा। जी हां दोस्तों, केंद्र की 3 कृषि कानूनों को लेकर 3 महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान नेताओं ने अब
राजनीतिक तरीके से विरोध जताना शुरू कर दिया है। पहले नेताओं ने कहा था कि उन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब वे कह रहे हैं कि जहां जहां विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं वहां वहां की जनता से कहेंगे कि वे केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा को वोट ना दें। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर धरना दे रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से जब मीडिया ने इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, बॉर्डर खाली कराने का दुस्साहस ना करे सरकार, उन्हीं की भाषा में जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जैसा समझता है उसको उसी तरह समझाते हैं। कहा, अप्रैल में बंगाल जाएंगे और लोगों को सरकार की नीतियां बताकर उनसे भाजपा को वोट नहीं देने की अपील करेंगे। टिकैत ने कहा, सरकार बोली है कि कहीं भी उपज बेचो तो ठीक है, हम पार्लियामेंट के सामने बेचेंगे, जो हमें रोकने की कोशिश करेगा उसको वही समझाएंगे। कहा, हमें तो अभी मालूम चला है कि नई मंडी के बारे में, दिल्ली की पार्लियामेंट नई मंडी है, वहीं बेचेंगे, देखते हैं यह सरकार कितनी उपज हमसे खरीदती है। बीकेयू नेता बोले, हमने किसानों से कहा है कि लड़ाई लंबी है, वे राशन पानी लेकर तैयार बैठें, यह सरकार बेशरम है, आसानी से नहीं सुनती है, इसके लिए दिल्ली में पार्लियामेंट में चलकर आंदोलन करना पड़ेगा। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, राजस्थान के किसान तो तैयार हो गए हैं, वे बहुत जल्द अपने ट्रैक्टर लेकर दिल्ली कूच करेंगे, वहां पर सरकार को घेरेंगे। कहा कि सरकार हमें रोकेगी तो हम सरकार को ही रोक देंगे। वे बोले, हमने कोई सड़क नहीं बंद की, सरकार ने रास्ते रोके हैं, हमने किसानों से कहा है कि वे बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े, सरकार से हम नहीं डरते हैं, हमारी मांग जो पहले थी वो भी अभी है, सरकार कानून वापस ले ले और कमेटी बना दे। एमएसपी पर बातचीत करने के लिए तो हम आंदोलन बंद कर देंगे, फिलहाल तो आंदोलन लंबा चलेगा, हम अभी कोई बातचीत नहीं करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी में खींचतान, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने लव जिहाद पर जताया ऐतराज। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी शासित हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार राज्य में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए नया लव जिहाद बिल विधानसभा में पेश करने वाली है, लेकिन सरकार की मुख्य सहयोगी जन नायक जनता पार्टी के नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने लव जिहाद शब्द पर आपत्ति जताई है। चौटाला ने एनडीटीवी से कहा कि वह लव जिहाद शब्द से सहमत नहीं है, जिसे दक्षिणपंथी मुस्लिम पुरुषों द्वारा हिंदू महिलाओं के जबरन धर्म परिवर्तन के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा, मैं लव जिहाद नामक शब्द से सहमत नहीं हूं, हमें विशेष रूप से बलपूर्वक कराए जाने वाले धर्मांतरण की जांच के लिए एक कानून मिलेगा और हम इसका समर्थन करेंगे। यदि कोई स्वेच्छा से धर्मांतरण करता है या किसी अन्य धर्म के साथी से विवाह करने के लिए धर्मांतरण करता है तो उस पर कोई रोक नहीं है। दुष्यंत चौटाला की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब किसान आंदोलन के मुद्दे पर जन नायक जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला पहले से ही बीजेपी के स्टैंड से नाखुश हैं। चौटाला किसानों की मांगों का समर्थन कर चुके हैं और तीनों कृषि कानूनों की समीक्षा की मांग कर चुके हैं। चौटाला ने तो यहां तक कहा कि अगर किसानों की बातें नहीं सुनी गई तो वह सरकार से इस्तीफा दे देंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक सहित कई भाजपा शासित राज्यों ने पहले ही इस तरह के कानूनों को लागू कर दिया है, लेकिन हरियाणा में तैयारी के बाद नूह जिले में जेजेपी को मुस्लिम समुदाय का विरोध झेलना पड़ रहा है, जहां उसकी बड़ी आबादी है और जेजेपी का वोट बैंक है। इस बीच चौटाला डैमेज कंट्रोल में जुड़ गए हैं। उन्होंने बुधवार को चंडीगढ़ में मुस्लिम समुदाय के नेताओं संग अहम बैठक की। जेजेपी के अल्पसंख्यक सेल के हेड मोहसिन चौधरी ने कहा, हमने अपने नेता दुष्यंत चौटाला के साथ मेवात के लोगों की एक बैठक आयोजित की थी। उन्होंने विधानसभा में पेश किए जाने वाले नए कानूनों के बारे में हमारी चिंताओं को सुना और उस पर सकारात्मक भरोसा दिया है। सूचना का अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी के मुताबिक हरियाणा में पिछले 3 साल में अंतर धार्मिक संबंधों की वजह से 4 केस दर्ज किए गए हैं। इनमें से 2 में पुलिस ने एफआईआर कैंसिल की है, जबकि तीसरे में कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया है और चौथा अभी भी कोर्ट में लंबित है। यह आरटीआई पानीपत के रहने वाले पीपी कपूर ने दाखिल की थी। ये सभी मामले राज्य के अंबाला, पानीपत और नूह जिले में दर्ज किए गए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हमारी सरकार बनी तो ईवीएम मशीन हटा देंगे, बोले अखिलेश यादव। इतना बुरा हारेगी भाजपा, सोच नहीं सकते। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को विश्वास जताया कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 350 से ज्यादा सीटें हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद समाजवादी पार्टी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की व्यवस्था को खत्म करने के लिए अभियान चलाएगी। अखिलेश ने यहाँ संवाददाता सम्मेलन में ईवीएम पर पूछे गए एक सवाल पर कहा, ईवीएम के बारे में मैं आज भी कह रहा हूँ कि उस पर किसी को भरोसा नहीं है। हाल ही में अमेरिका का चुनाव मतपत्रों से हुआ, उसमें भी कई दिनों तक मतगणना हुई। मतपत्रों से मतदान कराने पर लोगों का भरोसा बहाल होगा। हालांकि यह लड़ाई अभी लड़ी नहीं जा सकती। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, हम प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े सारे लोग अपना वोट डाल देंगे तो भाजपा अपने आप हार जाएगी। सत्ता में आने पर समाजवादी पार्टी ईवीएम की व्यवस्था खत्म करने के लिए अभियान चलाएगी। एक अन्य सवाल पर अखिलेश ने आरोप लगाया, उत्तर प्रदेश में बिहार विधानसभा चुनाव जैसी स्थिति नहीं होगी, वहां तो महागठबंधन की सरकार बन रही थी, लेकिन भाजपा ने
सत्ता छीन ली। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा इतने बड़े अंतर से हारेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सपा 350 से अधिक सीटें जीतेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सपा की टोपी पर निशाना साधे जाने के बारे में पूछे गए सवाल पर अखिलेश ने कहा, समाजवादी पार्टी की टोपी का जो लाल रंग है वह हमारी क्रांति का, हमारे खून का रंग है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी भावनाओं का रंग है, मगर हमारे प्रधानमंत्री के अंदर भावना ही नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी की तस्वीरों वाले होर्डिंग्स हटाए, पेट्रोल पंप डीलरों को चुनाव आयोग का आदेश। जी हां दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग ने बुधवार को सभी पेट्रोल पंप डीलरों एवं अन्य एजेंसियों को 72 घंटे के भीतर अपने परिसर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले केंद्रीय योजनाओं के होर्डिंग हटाने का निर्देश दिया। एक अधिकारी ने कोलकाता में यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल में मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि ऐसे होर्डिंग में प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इससे पहले दिन में तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और आरोप लगाया कि लोगों को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी देने के लिए लगाए गए होर्डिंग में प्रधानमंत्री की तस्वीर का उपयोग करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव आयोग द्वारा 26 फरवरी को राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब बंगाल में शिव बनाम राम, शिवरात्रि पर ममता का नंदीग्राम में नामांकन। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनाव में हिंदुत्व की जोरदार लड़ाई देखने को मिल रही है। एक और जहां जय श्री राम के नारे को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, तो वहीं अब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति अपना रही हैं। माना जा रहा है यही कारण है कि उन्होंने अपने नामांकन के लिए 11 मार्च का दिन चुना है। इस दिन महाशिवरात्रि का पर्व है। जय श्री राम हो या जय सिया राम, इन नारों के मसले पर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में जंग छिड़ी हुई है। बीजेपी जहां ममता बनर्जी और टीएमसी को रामद्रोही करार देने पर जुटी है, तो टीएमसी इसे सिर्फ चुनावी स्टंट करार दे रही है। नामांकन की तैयारी हुई शुरू। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 11 मार्च को नंदीग्राम से चुनावी बिगुल फूंकेगी। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नंदीग्राम में अस्थायी आवास और चुनाव कार्यालय का इंतजाम किया गया है। ममता बनर्जी 10 मार्च को पूर्व मिदनापुर की हल्दिया पहुंच जाएंगी। यहां रात्रि विश्राम से पहले मीटिंग करेंगी और अगले दिन नंदीग्राम जाएंगी। नामांकन दाखिल करने के लिए शिवरात्रि को खास वजह से चुना गया है। चर्चा है कि ममता बनर्जी शिवरात्रि के दिन नामांकन भरकर संदेश देना चाहती हैं कि वह शिव भक्त हैं और इस पावन हिंदू त्योहार को जीवन के बड़े काम के लिए चुना है, क्योंकि हिंदू कोई भी बड़ा काम पावन दिन को ही करते हैं। चुनाव प्रचार के लिए बनाई गई रणनीति। माना जा रहा है कि महाशिवरात्रि पर चुनावी शंखनाद कर ममता बनर्जी की सोच है कि बीजेपी के जय श्री राम नारे के मुकाबले में शिव का नाम खड़ा किया जा सके। वहीं ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार की रणनीति पर पूरा खाका भी तैयार कर लिया गया है। बताया गया है कि विरोधियों को चित करने के लिए ममता बनर्जी चुनाव प्रचार पैदल करेंगी। एक दिन में कई किलोमीटर तक पैदल चलने का प्लान है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुस्लिमों पर हमले, राजद्रोह के मामले, यूएस थिंक टैंक ने घटाई इंडिया की फ्रीडम रैंकिंग। जी हां दोस्तों, अमेरिका के वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक ने भारत के फ्रीडम स्कोर को डाउनग्रेड यानी कि नीचे कर दिया है। फ्रीडम हाउस की रैंकिंग में भारत पहले फ्री कैटेगरी के देशों में था, लेकिन अब भारत की रैंकिंग को अब घटाकर पार्टली फ्री कैटेगरी में डाल दिया गया है। इस संस्था ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि साल 2014 से जब से भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से भारत में नागरिक स्वतंत्रता का क्षरण हो रहा है। इस रिपोर्ट में राजद्रोह के केस का इस्तेमाल, मुस्लिमों पर हमले और लॉकडाउन के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों का जिक्र है। नई रिपोर्ट में इंडिया का स्कोर 71 से घटकर 67 हो गया है। यहाँ 100 का स्कोर सबसे मुक्त देश के लिए रखा गया है, जबकि भारत की रैंकिंग 211 देशों में 83 से फिसलकर 88वें स्थान पर आ गई है। फ्रीडम हाउस ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि हालांकि भारत में बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भेदभाव की नीतियां अपना रही है। इस दौरान हिंसा बढ़ी है और मुस्लिम आबादी इसका शिकार हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सरकार में मानवाधिकार संगठनों में दबाव बढ़ा है, लेखकों और पत्रकारों को डराया जा रहा है, कट्टरपंथ से प्रभावित होकर हमले किए जा रहे हैं, जिनमें लिंचिंग भी शामिल है और इसका निशाना मुस्लिम बने हैं। रिपोर्ट के अनुसार गैर सरकारी संगठनों, सरकार के दूसरे आलोचकों को परेशान किया जा रहा है। मुस्लिम, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए हैं। इस रिपोर्ट में 67 स्कोर के साथ भारत और डोमिनिक रिपब्लिक के कतार में आ गया है। फ्रीडम हाउस ने कहा है कि इस स्कोर का मतलब यह है कि अब दुनिया की 20% से कम आबादी फ्री कंट्री में रहते हैं। ये 1995 के बाद सबसे कम आंकड़ा है। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के अनुसार 100 स्कोर के साथ फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन दुनिया के सबसे स्वतंत्र देश हैं, जबकि 1 स्कोर के साथ तिब्बत और सीरिया दुनिया के सबसे कम स्वतंत्र देश हैं। फ्रीडम हाउस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि साल 2020 के फरवरी महीने में दिल्ली में सांप्रदायिक और विरोध प्रदर्शन से जुड़ी हिंसा में 50 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम थे। रिपोर्ट में कहा गया है
कि ये लोग सरकार की ओर से नागरिकता कानून में किए भेदभाव पूर्ण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत बोले, अब नहीं मिलेगा नौजवानों को रोजगार, बैरिकेडिंग तोड़ना सीख लो, ट्रैक्टर किसान का टैंक है। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने राजस्थान में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि जो हमारे नौजवानों साथी हैं उन्हें रोजगार अब नहीं मिलेगा, अब नई भर्ती नहीं हो रही है, जो नौकरी में थे उन्हें भी निकाल दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बैरिकेडिंग तोड़ना सीख लो, ट्रैक्टर किसान का टैंक है। राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक आप बैरिकेडिंग तोड़कर आगे नहीं बढ़ोगे तब तक आप दिल्ली तक आंदोलन नहीं कर सकते हो। बैरिकेडिंग तोड़ना ही तो आंदोलन का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अगला जो आंदोलन होगा उसमें बैरिकेड कहीं भी नहीं होनी चाहिए। प्रशासन अगर कहे कि धारा 144 लागू है तो मैं आपको कहता हूं कि भारतीय किसान यूनियन उन जगहों पर 288 धारा 7 वहां पर लगाती है। टिकैत ने कहा कि इस बार के आंदोलन में राजस्थान काफी मजबूती के साथ डटा हुआ है। प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए किसान नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एमएसपी है, एमएसपी थी और रहेगी, 10 दिनों में आपका फसल आ जाएगा, तब आप भी कह देना एमएसपी थी, है और रहेगी। उनकी घोषणाओं का पता आप लोगों को चल जाएगा। उन्होंने कहा कि ये कुछ नहीं करने वाले हैं, ये लुटेरे हैं, देश को लूटने आए हैं। राजस्थान के झुंझुनू में किसानों को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने किसानों को नया फॉर्मूला दिया था। उन्होंने कहा था ये दिन के लुटेरे हैं, भगाना पड़ेगा, अनाज लेकर अब दिल्ली जाना होगा। मंगलवार को किसान महापंचायत में उन्होंने किसानों से दिल्ली चलने की अपील की थी तथा कहा था कि अनाज ट्रैक्टर में भरकर दिल्ली चलें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल ने तापसी अनुराग के यहां सीबीआई छापे पर उठाए सवाल, कहा एजेंसियों को उंगली पर नचाती है सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने गुरुवार को कुछ मुहावरों का उदाहरण देकर केंद्र सरकार पर तंज कसा है। उनके इस ट्वीट को फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप और अभिनेत्री तापसी पन्नू की यहां हुई आयकर विभाग की छापेमारी से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस नेता का कहना है कि केंद्र सरकार सीबीआई को अपनी उंगली पर नचाती है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, कुछ मुहावरे, अंगुलियों पर नचाना, केंद्र सरकार आईटी विभाग ईडी सीबीआई के साथ ये करती है, भीगी बिल्ली बनना, केंद्र सरकार के सामने मित्र मीडिया, खिसियाना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जैसे केंद्र सरकार किसान समर्थकों पर रेड कराती है। बता दें कि वायनाड से सांसद राहुल गांधी की तरफ से लगातार सोशल मीडिया के जरिए मोदी सरकार पर तीखे वार किए जा रहे हैं। भारत और चीन के बीच तनातनी से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक को लेकर वे मोदी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। वहीं विपक्षी पार्टियों ने इसे सरकार की बदले की कार्रवाई करार दिया है। राहुल गांधी से पहले महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र कांग्रेस, शिवसेना समेत अन्य विपक्षी पार्टियों ने इस छापेमारी का विरोध किया है। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री अशोक चौहान ने पिछले दिनों कहा था कि मोदी सरकार की ये कार्रवाई दर्शाती है कि वो बदले की भावना से काम कर रही है। वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बुधवार को ट्वीट कर कहा था कि उम्मीद है कि जल्द ही हमारा आयकर विभाग बंधुआ मजदूरी की स्थिति से बाहर निकल जाएगा। ठीक इसी तरह की कमान ईडी और सीबीआई के लिए भी है। गौरतलब है कि आयकर विभाग की कई टीमों ने हाल ही में मुंबई पुणे की लगभग 30 जगहों पर छापेमारी की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गुजरात के उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और रवि किशन समेत भाजपा के 4 नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में गुजरात के उप मुख्यमंत्री समेत भाजपा के 4 नेताओं के खिलाफ पंजाब के जीरा व फिरोजपुर की अदालत में फौजदारी मुकदमे दायर किए गए हैं। यह मामले जिले के 4 किसानों की शिकायत पर दायर हुए हैं। किसानों के वकील रजनीश दहिया ने बताया कि मंगल सिंह, जगजीत सिंह, सरबजीत सिंह व बलराज सिंह ने आंदोलनकारी किसानों पर विवादित टिप्पणी कर बदनाम करने के प्रयास में 20 जनवरी को गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सांसद रवि किशन व राष्ट्रीय सचिव राम महादेव को नोटिस भेजकर किसानों से माफी मांगने की बात कही थी। उक्त भाजपा नेताओं ने 15 दिन तक कोई जवाब नहीं दिया। इस पर किसान मंगल सिंह ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जगजीत सिंह ने उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, सरबजीत सिंह ने सचिव राम महादेव के खिलाफ जीरा की अदालत और किसान बलराज सिंह ने सांसद रवि किशन के खिलाफ फिरोजपुर की अदालत में फौजदारी मामला दायर किया है। वकील दहिया ने बताया कि जीरा अदालत ने 21 मई और फिरोजपुर अदालत ने 8 अप्रैल की तारीख दी है। इस दिन किसान सभी सबूत अदालत में पेश करेंगे। किसान बलराज सिंह ने कहा है कि किसानों को उक्त नेताओं ने बदनाम करने का प्रयास किया है, जबकि किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। उक्त नेताओं को नोटिस भी भेजा था ताकि किसानों से माफी मांग ले। इन्होंने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया था, सिर्फ नितिन पटेल ने जवाब दिया था, वह भी संतोषजनक नहीं था। इसीलिए उक्त नेताओं पर फौजदारी मामला अदालत में दायर किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 7 मार्च को महापंचायत में हुंकार भरेंगे पश्चिमी यूपी के किसान। जी हां दोस्तों, भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत द्वारा लगातार की जा रही महापंचायत की कड़ी में 7 मार्च को गाजीपुर बॉर्डर पर महापंचायत का ऐलान किया गया है, जिसमें पश्चिमी यूपी के कई जिलों के किसान जुटेंगे। महापंचायत की तैयारी में भाकियू के पदाधिकारी जुट गए हैं।
यूपी गेट पर तीनों कृषि कानूनों के विरोध और एमएसपी पर गारंटी की मांग को लेकर 93 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। गर्मी हो या सर्दी, किसान गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। आंदोलन के दौरान 3 बार गाजीपुर बॉर्डर पर महापंचायत हो चुकी है, जिसमें यूपी के किसानों ने हुंकार भरी थी। इस दौरान हजारों की संख्या में किसान जुटे थे। एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर पर महापंचायत की योजना तैयार की गई है। 7 मार्च को गाजीपुर बॉर्डर पर भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत महापंचायत करेंगे। इसमें भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत भी शामिल होंगे। इस महापंचायत में पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, अलीगढ़ समेत उत्तराखंड और हरियाणा के किसान हुंकार भरेंगे। इसके साथ ही कई खाप के चौधरी भी महापंचायत में पहुंचकर तीनों कृषि कानून का विरोध करेंगे। किसानों से महापंचायत में पहुंचने का आह्वान किया जा रहा है। महापंचायत से 1-2 दिन पहले किसान यहां पर जुटना शुरू हो जाएंगे। एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ेगी। भाकियू की तरफ से सोशल मीडिया पर भी महापंचायत की जानकारी दी गई है। काजमपुर से पानी और राशन लेकर 26 ट्रैक्टरों से पहुंचे किसान। यूपी गेट पर किसानों की संख्या कम होती देख भाकियू की तरफ से हर दिन एक गांव से किसानों को पहुंचने का आह्वान किया गया है। इसके तहत मंगलवार को दोपहर में काजमपुर गांव से 26 ट्रैक्टर ट्रॉली में किसान यूपी गेट आंदोलन स्थल पर पहुंचे। किसान अपने साथ राशन लेकर पहुंचे हैं। खाना बनाने के लिए हलवाई भी लाए हैं। इन किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली में ही सोने की व्यवस्था की है। जब तक यह लोग यहाँ पर रहेंगे, अपना खाना खुद बनाएंगे और अन्य लोगों को भी खाना खिलाएंगे। इसके पहले सोमवार को भी मुरादनगर के चितौड़ा गांव से 40 ट्रैक्टरों से किसान पहुंचे थे। स्क्रीन पर महापंचायतों के वीडियो और देशभक्ति गीत देख रहे किसान आंदोलन में दिल्ली एक्सप्रेसवे की लेन पर बने मंच पर लगाई गई स्क्रीन पर मंगलवार को राकेश टिकैत द्वारा की जा रही महापंचायतों की वीडियो को दिखाया गया। इसके साथ ही देशभक्ति के गाने भी स्क्रीन पर दिखाकर किसानों में जोश भरा जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर तंज, सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलने वाले न सिखाएं हिंदुत्व। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को विधानसभा में बोलते हुए विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। ठाकरे ने कहा कि बीजेपी लगातार हमारे हिंदुत्व पर सवाल उठाती है, लेकिन ये पार्टी सरदार पटेल के नाम पर बने स्टेडियम का नाम बदल देती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का हिंदुत्व और सरदार पटेल या सावरकर जैसे नेताओं से प्यार दिखावा है। ऐसे में वो हमारे हिंदुत्व पर सवाल ना ही करे तो बेहतर है। महाराष्ट्र विधानसभा में बोलते हुए बुधवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, भाजपा हिंदुत्व और महापुरुषों पर खूब हक जताती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर वीडी सावरकर तक सबको वो अपना बताती है, लेकिन ये दिखावा है जो अब सामने भी आ गया है। हम छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान करते हैं। हमने उनके नाम पर हवाई अड्डे का नाम रखा है। बीजेपी की सरकार ने तो गुजरात के सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल दिया, उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। मुझे लगता है कि भारत की टीम एक भी मैच अब यहाँ नहीं हारेगी, क्योंकि स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी कर दिया गया है। महाराष्ट्र सीएम ने कहा कि सावरकर को लेकर बीजेपी बहुत प्रेम दिखा रही है। सावरकर को भारत रत्न दिए जाने के लिए 2 बार केंद्र सरकार को पत्र भेजा गया, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। बीजेपी बताएं क्यों उनकी सरकार वीर सावरकर को भारत रत्न नहीं दे रही है। महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर किए जाने को लेकर भाजपा की तरफ से उठे एक सवाल पर ठाकरे ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद का नाम हम संभाजी नगर करने के लिए हमें आपसे भाजपा से हिंदुत्व का पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के गुंडों को गले लगा रहे और बंगाल में भाषण दे रहे योगी आदित्यनाथ, आप सांसद संजय सिंह का वार। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी के राज में अपराध इस कदर फैल गया है कि अखबार छोटे पड़ जा रहे हैं। उन्होंने कहा यह सरकार गुंडों को संरक्षण दे रही है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने एक अखबार की खबर देखी, बुलंदशहर में एक दिव्यांग बच्ची की हत्या कर दी गई। एटा में नशीला पदार्थ मिलाकर एक युवती के साथ दुष्कर्म किया गया और बिजनौर में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद कुएं में फेंक दिया गया। आदित्यनाथ जी के राज में उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है। उन्होंने बताया एक मजबूर बेटी का बाप पुलिस से शिकायत नहीं कर पा रहा है। योगी आदित्यनाथ के राज में गुंडों को गले लगाया जा रहा है और आप बंगाल में जाकर कह रहे हो कि गुंडे भीख मांग रहे हैं। गुंडे को आप गले लगा रहे हो घूम घूम कर और वहां बंगाल में लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हो। सांसद ने कहा मुझे लगता है कि अगर इस सरकार में जरा सा भी शर्म और हया है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत हुआ बच्चियों से अत्याचार, महिलाओं से अत्याचार, ये नारा देकर हट जाना चाहिए। बोले आज इनके राज में क्या हो रहा है। 6 साल, 8 साल, 10 साल की बच्चियां दरिंदगी का शिकार हो रही हैं। 1.5 साल तक एक बच्ची के साथ छेड़खानी की गई, न्याय नहीं मिला तो उसने फांसी लगाकर जान दे दी। यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की घटना है। कितनी घटनाओं को गिनाऊं। उन्होंने कहा तुमसे उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है, बंगाल में जाकर फेंक रहे हो। पूरी पार्टी फेंकों की हो गई है, ऊपर से नीचे तक लोगों को भड़काना है, सिर्फ झूठ बोलना, लोगों में नफरत फैलाना है, जमीन पर कोई काम नहीं करना है। महंगाई चरम पर पहुंच गई है, बेरोजगारी चरम पर
पर पहुंच गई है। अर्थव्यवस्था जमीन पर आ गई। देश की संपत्तियां बेचने का काम कर रही है यह सरकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेता इस देश के लिए अभिशाप बन गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिजली गुल। महाराष्ट्र सरकार ने कहा चीन और यूके से हुआ था साइबर अटैक, 8 GB डेटा चोरी। जी हां दोस्तों, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पिछले साल बिजली गुल होने के पीछे चीन के शामिल होने के दावे पर हड़कंप मचा हुआ है। केंद्र सरकार ने जहां इन दावों से इनकार किया है तो वहीं महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें सही बताया है। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा है कि आगे से उनका विभाग किसी भी चाइनीज सामान का इस्तेमाल नहीं करेगा। नितिन राउत ने बुधवार को कहा SADA यूनिट जो कि सप्लाई और डिमांड के हिसाब से बैलेंस लोड करती है, उसमें चीन, ब्रिटेन और अन्य जगहों से 8 ट्रोजन हॉर्स मालवेयर का पता चला है। 8 GB डेटा भी चोरी हो गया। अब आगे से हमारा डिपार्टमेंट किसी भी चीनी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करेगा। पिछले दिनों अमेरिका की एक साइबर सिक्योरिटी फर्म ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि चीनी सरकार द्वारा आश्रय प्राप्त ग्रुप्स ने भारत में ब्लैकआउट की कोशिश की थी। पिछले साल 12 अक्टूबर को मुंबई में ग्रिड फेल हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप शहर अंधेरे में डूब गया, ट्रेन सेवाओं को बाधित कर दिया, स्टॉक मार्केट को बंद कर दिया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी कहा था कि पिछले साल मुंबई में 12 अक्टूबर को बड़े पैमाने पर बिजली गुल होने की घटना का कारण साइबर हमला हो सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीनी साइबर अटैक की वजह से ऐसा हुआ था। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।